है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 2005 में हुई पैरामेडिकल कर्मियों के अवैध नियुक्ति में लोकायुक्त के जांच के बाद होने जा रही है बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों को उड़ाने की भाकपा माओवादियों की साजिश नाकाम। गोलखैरा थाना क्षेत्र में जंगल में बरामद हुआ 11 केन बम। और रक्षाबंधन और बकरीद को लेकर जिला पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से घर में नमाज अदा करने की अपील। मस्जिद में 5 लोग से ज्यादा नहीं पढ़ सकेंगे नमाज। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2005 में पैरामेडिकल कर्मियों की हुई अवैध नियुक्ति के मामले में लोकायुक्त की जांच के बाद बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस मामले में 7 फार्मासिस्ट और 2 लैब टेक्नीशियंस की नियुक्ति अवैध रूप से हुई थी एवं अवैध रूप से नियुक्ति के आधार पर ही इन्हें नियमितीकरण का भी लाभ दे दिया गया था। इस मामले में प्रार्थी सामाजिक कार्यकर्ता बुधराम लागुरी के परिवाद पर लोकायुक्त ने जांच करवाई थी। इस जांच में सभी शिकायतों को सही पाया गया था। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा सिविल सर्जन कार्यालय में पिछले वर्ष 2005 का ये मामला है। उसमें अनुबंध पर स्वास्थ्य कर्मियों का नियुक्ति किया गया था और उस नियुक्ति में हम लोगों ने पाया था कि अवैध रूप से नियुक्ति किया गया था। पैसा का लेन देन हुआ था, इसमें घोटाला किया गया था। और इसमें सबसे गंभीर मामला तो यह था कि इस मामले में वो गंभीर मामला ये था कि आदिवासियों का रिजर्व सीट में गैर आदिवासियों को भी इसमें नियुक्ति किया गया था। इसको लेकर हमने सूचना का अधिकार में सारा रिपोर्ट मांगा था, जिसमें हमको उपलब्ध कराया गया था और उसमें भी काफ़ी समय लग गया था और हमने उसको अंतिम तक उसमें चला मामला। इसमें सूचना अधिकार अधिनियम के तहत में जो आयोग को जो निर्देश देना था, जो डिसीजन हुआ था, उसमें 10,000 रुपया का इनको पेनल्टी भी हुआ था और उसमें स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया था इसकी जांच लोकायुक्त के माध्यम से किया जाना था। उसमें हमने बाद में विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें भी काफ़ी समय लगा। और आपका प्रशासनिक स्तर पर भी हमने कमिश्नर तक को, उपायुक्त से लेकर कमिश्नर तक को चिट्ठी भेजा था, जिसमें आरडीडी हमारे यहाँ पर थे बिरुआ जी, उनको भी हमने दिया था। इस तरह से काफ़ी लेट हुआ लेकिन ये 15 साल के दरमियान में 15 साल लगा, लेकिन अंजाम अभी सामने है कि ये समय लोकायुक्त द्वारा का अध्यक्षता में कमेटी गठन हुआ, जिसमें इसकी जांच हुई। उस जांच में पाया गया कि अवैध रूप से इसमें नियुक्ति हुआ है। इस पर आगे का कार्रवाई प्रशासन स्तर पर चल रहा है। इस मामले में इससे पूर्व भी स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हुए थे, जब सरकार के आदेश के बावजूद इन अवैध नियुक्त लोगों को कार्य मुक्त नहीं किया गया था। सिविल सर्जन कार्यालय के बाबुओं पर मिली भगत का आरोप हमेशा लगता रहा है और कहीं न कहीं इस मामले में लापरवाही सामने आ चुकी है। बहरहाल अवैध रूप से नियुक्त हुए लोगों की सेवा समाप्त करने को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय अब दबाव में आ गया है। पोस्टिंग के बहुत पहले का है, इंक्वायरी वगैरह सब कुछ हो चुकी है। मेरे संज्ञान में आने के बाद डीसी महोदय ने भी उसको कम्युनिकेट किया, उनसे भी डिस्कशन हुई। तदुपरांत इनकी नियुक्ति अवैध जैसा पेपर में डॉक्यूमेंटेड है 2005 में हुई थी और 2015 में इनकी रेगुलर नियुक्ति हो गई। तो उनको जो पहले जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी तदनुसार इनको अवैध नियुक्ति 2005 में डिक्लेयर की गई है। बस इसी का इंटीमेशन कंसर्न जितने भी लोगों उनको दे दिया गया पेपर।
सब उनकी नौकरी की कंटिन्यूटी जो भी आगे का डिसीजन होगा विभाग निर्णय लेंगे, स्वास्थ्य विभाग। कोल इंडिया ने पहली बार झारखंड सरकार को सरकारी भूमि पर उत्खनन करने के एवज में 250 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने सरकारी भूमि पर अब तक कोल इंडिया द्वारा किए गए उत्खनन के एवज में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का दावा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों से राज्य सरकार को ये सफलता मिली है। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की थी, जिसमें कोयले के वाणिज्यिक खनन, ट्रांसपोर्ट चालन व कोयले के रॉयल्टी निजी या सरकारी भूमि पर कोल इंडिया द्वारा किए जा रहे उत्खनन के एवज में भुगतान समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल रहे। राज्य सरकार द्वारा किए गए दावे के बाद 250 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान राज्य सरकार को किया गया है। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी उत्साहित हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि कोल इंडिया रूपी जायंट के जबड़े से पहली बार कोयले के निजीकरण के बाद एक टुकड़ा निकला है। अब तक राज्य की किसी भी सरकार ने सरकारी भूमि में उत्खनन के एवज में एक ढेला भी मुआवजे के रूप में निकालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि अब कोयले की रॉयल्टी समेत राज्य के हक में एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, उसकी चर्चा भी जरूरी है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोल इंडिया द्वारा अब कोयले के उत्खनन को लेकर जितनी भी निजी या सरकारी भूमि अधिग्रहित की गई है या फिर की जाएगी, सभी मुआवजों का भुगतान गाइडलाइन के मुताबिक कृषि भूमि के तहत तत्काल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि झारखंड में कोल इंडिया की 3 कंपनियां करीब 18 एकड़ भूमि पर कोयले का उत्खनन कर रही हैं। सरकारी भूमि में उत्खनन के एवज में आज 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि 48 करोड़ रुपए पहले ही विभिन्न जिलों को दिए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार से अधिग्रहित की गई भूमि का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी को लेकर की गई शिकायत का भी समाधान निकाला गया है। अब राज्य से जितनी भी कोयले की ढलाई की जाएगी उसके हिसाब से रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा। कि आप जानते हैं कि कोल इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे राज्य में कार्यरत है और कई विषय वर्षों से लंबित चली आ रही हैं और कोल इंडिया खनन पे खनन किए जा रहा है। कई चीजों पर चर्चाएं वार्ताएं होती रही, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकल पाता। विषय तो बहुत थे। माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक आश्वासन दिया है और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, जिस अनुरूप उन्होंने आज पहला कदम उठाया है, मुझे उम्मीद है कि अब सरकार की जो हक थी, कोल इंडिया जो लगातार अपने कब्जे में दबा के रखा रहा है, उसको हम निकाल पाने में सक्षम हैं। सदर प्रखंड के कुर्सीटोला लादूरा बासा में 3300 फीट पीसीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। शुक्रवार को चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये सड़क कुर्सीटोला लादूरा बासा में विक्रम पाड़िया के घर से राजा देवगम के घर तक 3300 फीट लंबी बनेगी। मुख्य धारा से भटककर नक्सलवाद की राह पकड़ने वाले युवक युवतियों को मुख्य धारा से जोड़ने और फिर उनके पुनर्वास को लेकर सरकार चिंतित रहती है, लेकिन वहीं सरकार मुख्य धारा से जुड़े रहकर सही रास्ते पर चलने वाले युवाओं का शोषण करती है। जी हां, झारखंड राज्य के 12 जिलों में 2017 में बहाल किए गए सहायक पुलिसकर्मी इसके ताजा उदाहरण हैं। पश्चिमी सिंहभूम में भी 256 सहायक पुलिस की बहाली की गई थी। सहायक पुलिस के महिला और पुरुष जवानों के काम तो एक पुलिस जवान के बराबर लिया जाता है, लेकिन जब मानदेय और सुविधाओं की बात आती है तो इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। 10,000 रुपए के मानदेय में इन्हें सब कुछ करना पड़ता है।
खाने पीने और वर्दी तक की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। छुट्टी के लिए तो इनके लिए जैसे कोई प्रावधान ही नहीं है। महिला जवानों को अपने जिले से लेकर राज्य के अन्य जिलों में, जंगलों में, पहाड़ों में हर जगह ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे हालात में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तत्कालीन रघुवर सरकार ने 2017 में इन्हें बहाल तो कर लिया, लेकिन इनके लिए कोई नियमावली नहीं बनाई गई। इसमें सिंहभूम चाईबासा जिला में 256 अभी पारा पुलिस है और अभी हम लोग मतलब बहुत कठिनाई स्थिति में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। यानी कि हम लोग जितने भी ड्यूटी हैं सारे ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, इलेक्शन ड्यूटी और जिला से बाहर भी जाते हैं, और अभी कोविड-19 वाला प्लस जितना भी जैसे कि विधि व्यवस्था वीआईपी ड्यूटी, जो भी ड्यूटी हम लोग सब ड्यूटी कर रहे हैं। इतना तक कि हम लोग जैसे कि क्या बोलते हैं, ये नक्सलाइट एरिया भी हम लोग जाते हैं, जंगल हो या कहीं भी, वो एरिया में भी हम लोग से ड्यूटी ली जा रही है। तो नक्सल अभियान में भी आप लोगों को ड्यूटी? हाँ सर, हम लोग नक्सल अभियान में भी हम लोग ड्यूटी गए हैं, जिसको पत्थर गाड़ी ड्यूटी बोलते हैं सर, उसमें भी हम लोग ड्यूटी करने गए थे, पत्थर गाड़ी वाला में। तो किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है ये सहायक पुलिस के रूप में जो आप लोग? सहायक पुलिस के रूप में सर हम लोग का भी बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं सब कोई कि 10,000 में परिवार चलाना बहुत कठिनाई होती है सर। वैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो परिवार अपने ऊपर कुछ निर्भर होता है ना सर, तो हम लोग परिवार चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। और मतलब इसीलिए हम लोग सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मतलब हम लोग को वेतन वृद्धि भी की जाए और अस्थायी भी की जाए। हम लोग यही हम लोग मांग रखते हैं। सभी सहायक पुलिस ग्रामीण इलाके के हैं और सब बचपन से ही वर्दी का सपना देखते हुए आए हैं, इसलिए हम लोग सहायक पुलिस में भर्ती तो हो गए वर्दी का सपना लेकर, लेकिन यही वर्दी को आज जनता हम लोग को आम पब्लिक देखकर इस वर्दी का मजाक उड़ाता है। सब बोलते हैं कि 10,000 पुलिस है, क्या हम लोग का पहचान बस 10,000 ही है? हम लोग कोई भी अवकाश का प्रावधान नहीं है, जैसे कि हम लोग का तो कोई नियमावली है ही नहीं, उस आधार से हम लोग को कोई अवकाश नहीं मिलता है। लेकिन महिलाओं को बहुत तकलीफ होता है, जैसे मातृत्व अवकाश, महिलाओं का, इस तरह का भी कोई अवकाश नहीं मिलता है। हम लोग जंगल झाड़ हर जगह ड्यूटी करते हैं, विधि व्यवस्था हो या ट्रैफिक ड्यूटी हो, कोरोना महामारी का ड्यूटी हो या हर जगह ड्यूटी करते हैं, वीआईपी ड्यूटी हो, कहीं भी ऑफिस वर्क हो या हर चीज एक जिला पुलिस की तरह हम लोग भी हर एक काम करते हैं, फटीक से लेकर हर चीज। 3 साल से निरंतर सेवा दे रहे सहायक पुलिस के जवान अपने लिए न्याय की गुहार लगाते फिर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें नियमित करे और पुलिस जवानों की तरह सारी सुविधाएं दे। इसके पीछे उनका तर्क भी है। उन्हें बहाल करने के दौरान वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई जो एक पुलिस जवान को बहाल करने के लिए की जाती है। मानदेय कम मिलने के कारण सहायक पुलिस के जवानों के लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सहायक पुलिसकर्मी सरकार से 25,000 रुपए मानदेय और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए और जिस तरह से जिला पुलिस बल में जो भत्ता मिलती है, जो भी सुविधा मिलती है उन लोगों को, उसी प्रकार हम लोगों को भी मिला जाए, हम लोगों को भी दिया जाए। यही हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और ड्यूटी अस्थायी हो और सारी सुविधा जिस प्रकार से एक सरकारी अफसर को मिलता है वैसा ही हम लोग को मिलना चाहिए और ड्यूटी भी हम लोग नियमित तौर तरीके से कर रहे हैं। चाईबासा शहर के आदर्श नगर पालिका बांग्ला मध्य विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन टाटा क्लासेस द्वारा विद्यालय के प्रांगण में किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से शिक्षकों को टाटा क्लासेस द्वारा की यान में कक्षावार एवं विषयवार अपलोड किए गए पाठ्य सामग्री को डाउनलोड कर बच्चों को उपलब्ध कराने के तरीकों से अवगत कराया गया है। कोविड-19 के संकट काल में बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखते हुए राज्य के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्जा कुजूर के नेतृत्व में ऑनलाइन वर्ग संचालन की व्यवस्था की गई है।
इसके तहत प्रतिदिन हर वर्ग के बच्चों को पाठ्यक्रम के अनुसार DG7 के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाया जा रहा है। रक्षाबंधन और बकरीद के पर्व को लेकर आज जिला पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी चाईबासा पारितोष कुमार ठाकुर और SDPO अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने शहर के विभिन्न मार्गों में फ्लैग मार्च किया। बकरीद को लेकर सदर और मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील शहर के लोगों से की गई। शहर के लोगों से कहा गया कि पर्व के दौरान अनलॉक 3 के गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। SDPO अमर कुमार पांडे ने बताया कि लोगों को घर में ही बकरीद की नमाज अदा करने को कहा गया है। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस पूरी स्थिति पर निगरानी रखेगी। आज शहर के विभिन्न मार्गों पे प्रमुख मार्ग जो संवेदनशील मार्ग हैं उन पर आज अनुमंडल पदाधिकारी एवं मेरे द्वारा पूरी पुलिस टीम के द्वारा सदर थाना एवं मुफस्सिल थाना के पुलिस टीम के द्वारा पुलिस लाइन से जवानों की प्रतिनियुक्ति हुई थी। उनके द्वारा एक व्यापक स्तर पर फ्लैग मार्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस फ्लैग मार्च कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों में विश्वास बहाली और शांतिपूर्वक जो आगामी बकरीद पर्व है उसको मनाया जाए। हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी थाना की बैठक की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए बकरीद पर्व मनाने की हिदायत दी गई है। चाईबासा का ऐतिहासिक पिल्लई हॉल एक बार फिर से नई व्यवस्था और तकनीक के साथ आम जनता के लिए बनकर तैयार हो गया है। जीर्णोद्धार के बाद पिल्लई हॉल पूरी तरह से जगमगा उठा। आज के जमाने के हर आधुनिक साजो सज्जा के साथ ऐतिहासिक हॉल तैयार है। करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करके SR रुंगटा ग्रुप ने पिल्लई हॉल का जीर्णोद्धार कराया है। रुंगटा ग्रुप ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर राजेश मोदी द्वारा पिल्लई हॉल की चाबी अनुमंडल पदाधिकारी चाईबासा पारितोष कुमार ठाकुर को सौंपी गई। इस दौरान चाईबासा चैम्बर कॉमर्स के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, रुंगटा ग्रुप की ओर से गिरधारी लाल पारेख, पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर के संस्थापक विकास चंद्र मिश्रा, संत विवेका इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य राम अवतार अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रुंगटा ग्रुप की ओर से पिल्लई हॉल को पूरी तरह ऑटोमेटिक और मैकेनाइज बना दिया गया है। आधुनिक लाइट और साउंड की व्यवस्था यहां की गई है। अब लोगों को हॉल में गर्मी के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा। पूरा हॉल वातानुकूलित है। अब पिल्लई हॉल को अंदर और बाहर से देखते ही बनता है। SDO पारितोष कुमार ठाकुर ने कहा कि फिलहाल कोई भी बुकिंग नहीं ली जाएगी। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। अभी आज बहुत ही चाईबासा शहर के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि जो पिल्लई हॉल यहाँ का ऐतिहासिक पिल्लई हॉल जो है उसका जो जीर्णोद्धार माननीय रुंगटा जी के द्वारा करवाया गया है, उसको आज जिला प्रशासन को इन्होंने हैंडओवर किया है। और इसमें एक मैनेजमेंट कमेटी बनी है जिसके अध्यक्ष यहाँ के सदर SDO रहेंगे और इसमें अन्य सदस्य भी हैं जो ट्रस्टी कमेटी के सचिव थे, वो भी हमारे हैं इसमें। तो इसके जो ट्रस्टी कमेटी है वो पहले यथावत रहेगी, उसकी बैठक 3 महीने में होगी और डे टू डे मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है और वो उसकी बैठक 1 महीने पे होगी। लेकिन अभी यहाँ पे जो आज हैंडओवर हुआ है, लेकिन बुकिंग हम लोग नहीं खोल रहे हैं इस पर, क्योंकि कोविड-19 और जो अभी कोरोना का जो संक्रमण काल है, इसमें अभी किसी भी तरह की बुकिंग नहीं की जाएगी। जब ये सब दौर समाप्त हो जाएगा एक निर्णय लेके, उसके बाद पब्लिक को सूचना दी जाएगी, उसके बाद से बुकिंग दी जाएगी। चाईबासा चैम्बर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने कहा कि SR रुंगटा ग्रुप ने चाईबासा शहर को एक बड़ा तोहफा दिया है।
शहर के लोगों को इसकी सुंदरता को बरकरार रखना होगा। रुंटा ग्रुप द्वारा ऐतिहासिक पिलाई हॉल का जो जीर्णोद्धार किया गया था, आज उसका जिला प्रशासन को उसकी चाबी राजेश मोदी के द्वारा सौंपी गई है। और जैसा कि पहले आज भी अब हमारा शहर भी एक आधुनिक शहर में जैसे कि हॉल हुआ करती थी फंक्शन के लिए, कोई भी प्रोग्राम के लिए, आज हमारे शहर को भी ये तोहफा रुंटा ग्रुप द्वारा दिया गया है। इस प्रयास के लिए हम लोग शहर के उपायुक्त और हमारे पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने भी इसको आधुनिक बनाने का प्रयास किया। और रुंटा ग्रुप को तहे दिल से धन्यवाद जो आपने शहर को इतना अच्छा तोहफा दिया। हम लोग बहुत सारे फंक्शन को इसमें अक्सर अटेंड करते थे, हर कोई पसीने से तरबतर रहता था, परेशान रहता था और यही सोचता था कि भाई हमारे शहर में एक भी एसी हॉल नहीं है। आज हमारे शहर को एक एसी हॉल मिल गया है। अब हम लोग कोई भी प्रोग्राम इसमें करेंगे तो आराम से हमारे बच्चे बूढ़े जो भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे बहुत आराम से इसमें फंक्शन कर सकते हैं। आरामदायक चेयर लगी हुई है, पूरे हॉल सुसज्जित है। रुंटा ग्रुप के एजीएम राजेश मोदी ने कहा कि तत्कालीन आयुक्त विजय कुमार सिंह के आग्रह पर नवंबर 2018 में पिल्लई हॉल की जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया था। शुरुआती बजट 2.15 करोड़ था, लेकिन बाद में ये बढ़कर 3 करोड़ हो गया। पिल्लई हॉल का रिनोवेशन करने का प्लान का रिक्वेस्ट हम लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया था। 2018 में शुरू किया। लगभग पहले इसका बजट करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए का था, जो कि काम करते हुए और भी चीज़ों को ऐड करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आया है इसमें। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक, मैकेनाइज्ड और मॉडर्न स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें पूरा हॉल एयर कंडीशनड है। लाइटिंग और स्टेज क्राफ्ट, स्टेज लाइटिंग की सारी व्यवस्था है, म्यूजिक सिस्टम की सारी व्यवस्था है और साथ ही पूरा डेकोरेशन इसमें किया गया है। सारी कुर्सियों को बदला गया है और भी जो भी मॉडर्न तरीके से इसको अपग्रेड किया जा सकता था वो सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रख करके किया गया है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग ये सबको पसंद आएगा और लोगों के लिए यूजफुल होगा। 140वीं जयंती के मौके पर कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को भारतीय जन नाट्य संग्रह की चाईबासा शाखा के लोगों ने याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इप्टा के संस्थापक सदस्य तरुण मोहम्मद के आवास पर आयोजित जयंती कार्यक्रम के मौके पर इप्टा के रंगकर्मियों ने मुंशी प्रेमचंद्र की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कथावाचक दिनकर शर्मा द्वारा बड़े भाई साहब नामक एकांकी का मंचन किया गया। खींची लिए जाती थी और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो पुस्तकें किसी की भी याद नहीं रहती। अब भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता था। मैं उनके साये से दूर रहने की कोशिश करता था। कमरे में इस तरह दबे पांव आता था जिनको खबर ना हो। उनकी नजरें उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा एक नंगी तलवार से लटकती मालूम पड़ती थी। फिर भी आदमी जिस तरह मोह माया के बंधनों में जकड़ा रहता है, मैं भी इतनी घुटकियां फटकार खाकर खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की भाकपा माओवादियों की साजिश नाकाम हो गई है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के कुरकुटिया से हुसीपी जाने वाले जंगल के कच्चे रास्ते से सीरीज में लगे केन बम को बरामद किया है। जिला पुलिस को भाकपा माओवादियों द्वारा आईडी केन बम लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद जिला पुलिस, सीआरपीएफ की 60 बटालियन, झारखंड जैगुआर और सीआरपीएफ की बीडीडीएस टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों ने सीरीज में लगाए 11 बमों को बरामद किया। ये बम 50 फीट के दायरे में कच्चे रास्ते पर लगाए गए थे। बमों को बरामद करने के बाद बीडीडीएस की टीम ने इन्हें विधिवत नष्ट कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम में आज भी कोरोना पॉजिटिव के 8 मामले सामने आए हैं। इस तरह जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 326 हो गई है। 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 168 एक्टिव केस हैं। शुक्रवार को जो पॉजिटिव केस सामने आए हैं उनमें पुलिस लाइन का 1 केस, सदर अस्पताल के टोंटो गांव का 1 केस,
आयुक्त आवास का एक व्यक्ति, झारखंड जगुआर के 2 जवान, सोनवा, चक्रधरपुर और बड़ा जामदा का एक पॉजिटिव केस है। चलिए चलते चलते फटाफट से एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 2005 में हुई पैरामेडिकल कर्मियों के अवैध नियुक्ति में लोकायुक्त के जांच के बाद होने जा रही है बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों को उड़ाने की भाकपा माओवादियों की साजिश नाकाम। गोलखैरा थाना क्षेत्र में जंगल में बरामद हुआ 11 केन बम। और रक्षाबंधन और बकरीद को लेकर जिला पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से घर में नमाज अदा करने की अपील। मस्जिद में 5 लोग से ज्यादा नहीं पढ़ सकेंगे नमाज। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला कल भी यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज टाइम्स के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।